कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस चार्ज, बिल्कुल एकदम बेसिक प्रॉब्लम से सिखाऊंगा, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक की एनसीईआरटी की, उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, सबके लिए। देखो जैसे ये स्फेयर है, ठीक है, या कोई भी आर्बिट्री शेप का हमने ऐसे ले लिया, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। मेटेलिक ऑब्जेक्ट को यहाँ इस चैप्टर में कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ कैविटी है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर यहाँ कैविटी है। देखो ये कैविटी, ठीक। अब ये मेटल है, ठीक है, और ये मेटल है, मतलब मेटल का ऑब्जेक्ट है, कैविटी है। मतलब ऐसे सोचो जैसे अंडा जो होता है, एग, उसका येलो पार्ट निकाल रखा है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है पहला पार्ट इस क्वेश्चन में, अ चार्ज Q given to this object, find the charge on inner and outer surface of कंडक्टर, ठीक है। इनर और आउटर सरफेस पे बताना है चार्ज कितना होगा। देखो बच्चों, आपने इसको चार्ज दिया Q, ठीक है, तो हमें भाई अभी हमें ये नहीं पता कि हो सकता है अंदर वाले सरफेस पे रुक जाता हो थोड़ा बहुत चार्ज, तो हमने सोचा कि लेट इसके अंदर वाले सरफेस पे Q चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इस अंदर वाले सरफेस पे, तो बाहर वाले पे कितना बचेगा, Q माइनस Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। मतलब अंदर वाला सरफेस, जैसे मेरा हाथ है, अंदर वाले पे हमने मान लिया Q, और बाहर वाले पे कितना बचेगा, टोटल चार्ज माइनस जो अंदर है ना, तो Q माइनस Q। अगर हमें स्मॉल q की वैल्यू पता लग जाए तो पता लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओ सॉरी हर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो हम एक कंसेप्ट लगा रहे हैं, हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वही जो हम करते थे, और हमने यहाँ EDA cos 0 इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q, स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये मेटल के अंदर पॉइंट है, मेटल के अंदर, और मेटल की परमिटिविटी क्या होती है बच्चों, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, तो E 0 है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, तो Q कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब इस अंदर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज कहाँ होगा, बाहर। ये बात हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वेरीफाई करिए अब दोबारा। तो इसका मतलब सारा यहाँ Q 0 हो गया, तो ये तो नहीं हुआ, और सारा का सारा चार्ज कहाँ है, आउटर सरफेस पे है, तो प्रूफ भी हो गया। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन आया, इसी का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमें समझ में आ गया और हमने इसे चार्ज को दे दिया। ये नाउ अ चार्ज, मतलब ये हो चुका उसके बाद, ठीक है। नाउ अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, फाइंड द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस, ठीक है बच्चों। अब फिर बताना है, अब क्या किया, कैविटी के अंदर यहाँ एक चार्ज Q नॉट रख दिया, अब बताना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हमने सोचा कि यार यहाँ माइनस Q चार्ज आ गया होगा, ठीक है, हमें नहीं पता, चलो हमने मान लिया कि Q है, लेट, तो बाहर कितना होगा, Q माइनस Q पहले से है और फिर फर्दर Q नोट रखा हुआ है, क्वेश्चन कंटिन्यू है ऐसे ही। तो हमें नहीं पता कितना होगा, प्लस होगा माइनस, हमने Q मान लिया। अगर हमारे लिए अननोन है, अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ आंसर आएगा स्मॉल q का, ठीक है। फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, यहाँ गॉसियन सरफेस माना, तो देखो EDA cos 0 Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटेलिक
मीडियम है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अंदर चार्ज कितना होगा टोटल देखो, तो क्यू नॉट तो ये और इसके सरफेस पे इंड्यूस। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कैविटी के अंदर रखा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर रखा है, ऊपर रखा होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कहीं भी चला जाता, वो वहीं खाली जगह में रखा हुआ है। जैसे कि इस रूम के अंदर में यहाँ चार्ज रख दूँ और कोई कंडक्शन ना हो एयर वेयर में, तो चार्ज यहीं रखा रहेगा, उसका मेटल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो अंदर खाली जगह में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो कोई कनेक्ट करेगा तो चार्ज वो इधर उधर जा सकता है। तो देखो क्यू नॉट प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नॉट प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू कितना आ गया, माइनस क्यू नॉट। समझ में आया? यानी कि मज़ेदार बात पता लगी कि यहाँ अगर चार्ज क्यू नॉट है तो यहाँ कितना पैदा होगा, माइनस क्यू नॉट। इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा अंदर वाले पे, और बाहर वाले पे कितना हो जाएगा, देखो क्यू माइनस क्यू था ना, तो माइनस क्यू नॉट कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू नॉट। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना बचेगा क्यू। तो देखो जोड़ के जो टोटल क्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने तो वैक्यूम के अंदर रखा है कैविटी के, चार्ज ऑब्जेक्ट को नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट पे तो पहले से क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज उसका क्या रहना चाहिए, सेम। इंडक्शन से चार्ज इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए टोटल चार्ज अभी भी वही है जो पहले था। तो इस पूरे सरफेस पे क्यू प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, टोटल चार्ज अभी भी क्यू है, ठीक है। अंदर कैविटी के चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसका मतलब हमें कंसेप्ट बन गया हमारा। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों, बिल्कुल देखो, अगर बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन करें जिसमें क्या है कि एक स्फीयर है, ठीक है, शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि भाई इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू नोट रखा है, ठीक है, और शेल है मेटेलिक शेल, ध्यान रखना कंडक्टिंग शेल, रेडियस आ रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो बताओ इसका इनर सरफेस है एक तो, और एक आउटर है। भाई शेल है तो दो सरफेस होंगे ना, तो उन पे इलेक्ट्रिक ये चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो अंदर वाले सरफेस पे कितना, हमने भी पढ़ा है कि जो चार्ज यहाँ होता है उतना ही चार्ज यहाँ आएगा, इंड्यूस चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू, और उतना ही चार्ज यहाँ आएगा प्लस क्यू नॉट। समझ में आया बच्चों? इंडक्शन से, और टोटल चार्ज जोड़ के देखना कितना आएगा, 0। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दो इनर सरफेस की और आउटर की, तो इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πr², ठीक है, और आउटर की कितनी होगी बताओ बच्चों, प्लस क्यू नॉट अपॉन 4πr²। भाई सरफेस एरिया तो एक ही माना जाएगा ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में क्या करते, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये जो हमने भी करा है, इसे चार्ज क्यू दे दिया पॉजिटिव, अब पूछा जा रहा है तो इसका अपना खुद का चार्ज तो अपने आउटर सरफेस पे रहेगा। अब क्या होगा, इसकी वजह से माइनस क्यू बनेगा यहाँ, और बाहर कितना बनेगा, क्यू प्लस क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ करने को पूछ लेता है कई बार। अगर मैं तुम्हें इतना बताऊं कि एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ चार्ज इतना है प्लस क्यू नॉट और इस पे प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो आप डायरेक्ट कंफ्यूज हो सकते हो कि यार इधर प्लस इधर भी प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी कैसे। लेकिन इंडक्शन का कंसेप्ट आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू नॉट, और बाहर कितना होगा, क्यू प्लस क्यू नॉट। तो देखो ये सरफेस अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और बाहर वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से इधर जाएगी ऐसे, है ना, पॉइंट चार्ज से सरफेस, और फिर बाहर से ऐसे जाएगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से हमें समझ में आई ये बात। अब इसके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे मान लो कॉन्सेंट्रिक शेल बना दें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन लिंक होते हैं भाई इस तरीके से। अब चार्ज रखते हैं यहाँ क्यू नॉट, और इसको दे रखा है चार्ज क्यू, और इसको 3Q,
ठीक है, और इसका रेडियस है, रेडियस से हमें कोई लेना देना नहीं। ये दो शेल हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल मतलब होलो शेल, ठीक है। तो देखो क्या रूल है, ये क्यू नोट है, तो इसके सामने वाले सरफेस पे कितना आना है बच्चों, माइनस क्यू नोट, ठीक है। फिर इसके बाहर वाले पे कितना आना चाहिए, इस पे ऑलरेडी क्यू है और क्यू नोट ही है, तो बाहर कितना होना चाहिए, क्यू प्लस क्यू नोट, ताकि जोड़ के कितना रहे जो इस पे, जो इसे दिया गया था, ठीक है। इस भाई कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4, इसके इनर पे माइनस क्यू नोट, बाहर वाले पे क्यू प्लस क्यू नोट। यहाँ कितना होना चाहिए, तो मेटल के आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट रूल है ये, तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू नोट। तो बाहर कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए 3Q, तो कितना देंगे हम इसको प्लस में, प्लस क्यू नोट, उतना ही जितना नेगेटिव बनता है, जोड़ के देखना टोटल कितना आएगा 3Q, ठीक है। तो क्यू नोट माइनस क्यू नोट, क्यू प्लस क्यू नोट, और इस तरीके से इसे जोड़ दें तो टोटल चार्ज 3Q आ जाएगा। क्लियर है। इसी में क्या कर सकता है, अंदर चार्ज ना रखे, ठीक है, कह दे कि इसे Q दिया है बस, और इसको कितना दिया है 3Q। अब बताओ, तो देखो बच्चों, अगर मान लो शेल है, शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसे बांधने अंदर कोई इंडक्शन नहीं होगा, तो सारा चार्ज उसके अपने खुद के सरफेस पे आएगा। तो जैसे यहाँ 3-4 सरफेस हैं ये, तो अगर इसे Q दिया है चार्ज, उसे 3Q। अब डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि फाइनल चार्ज बताओ सरफेस पे, तो इस पे कितना होगा 0, इस पे कितना होगा Q, और Q के सामने माइनस Q, और बाहर कितना होगा बच्चों 4Q। क्यों, क्योंकि जोड़ के देखो इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3Q प्लस Q, जोड़ के देखो 3Q रहना चाहिए ना, ठीक है। तो हर सरफेस का चार्ज पता लग गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि रेडियस R है इसका और इसका है 2R, हर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, तो सिग्मा 1 कितना होगा 0, अंदर वाले सरफेस पे तो 0 है, बाहर वाले पे कितना होगा Q/4πr², और थर्ड पे कितना होगा माइनस Q/4πr नहीं 2R, ठीक है। और इस वाले पे फोर्थ पे टोटल चार्ज कितना है 4Q, ठीक है, अपॉन 4π2R का होल स्क्वायर। ये तरीका हुआ। अब इसमें और क्वेश्चन लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आने चाहिए, तब हम इंडक्शन बता पाएंगे। तो उससे पहले 1-2 क्वेश्चन प्लेट का भी कर लेते हैं, हमने प्लेट पढ़ी है ना। ऐसे हमें 2 क्वेश्चन दिया गया कि ये 2 मेटेलिक प्लेट हैं, ठीक है, थिक मेटेलिक प्लेट है बच्चों, थिक। सर थिक क्यों है ये, अगर थिन हो तो फिर तो एक ही सरफेस होगा, एक ही चार्ज होगा। मजेदार क्वेश्चन तब है जब हर सरफेस पे चार्ज हो। तो क्वेश्चन आया कि इसको चार्ज Q1 दिया है, इसको Q2, तो ये 4 सरफेस हुए 1 2 3 4, मतलब यहाँ प्लेट ऐसे रखी है, ऐसे अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये हम ऐसे रख रखी है, तो 1 2 3 4 सरफेस हैं, हर सरफेस पे चार्ज बताना है कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पॉइंट मान लिया हमने P, ठीक है, और ये सरफेस है 1, तो हमें क्या पता भाई किस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। तो हमने मान लिया, हमें टोटल चार्ज दे रखा है कि Q1 Q2 है, तो हमने मान लिया कि सरफेस पे Q है, लेट इस सरफेस पे पहले वाले पे, तो दूसरे वाले पे कितना होगा बच्चों Q1 माइनस Q, है ना, होगा नहीं होगा बच्चों। तो और सामने एकदम अपोजिट होता है, ये हम पढ़ चुके इंडक्शन की वजह से, तो Q1 माइनस Q ऐसे। तो दूसरी साइड कितना होगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q, क्योंकि जोड़ के कितना रहना चाहिए Q2 रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना हो सकता है उस सरफेस का चार्ज अपॉन एरिया, ये हो सकता है ना, ये हमें पता है, ठीक, पता है ना बात। अब यहाँ 4 सरफेस हुए, एक सरफेस पे ये, एक पे ये चार्ज, एक पे ये चार्ज, एक पे ये। पॉइंट P मेटल के अंदर लिया, मेटेलिक प्लेट है ये, मेटेलिक प्लेट। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, मेटल के अंदर कोई पॉइंट लेते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों 0, है ना। तो देखो आप क्या करो, जैसे इस सरफेस पे जो भी चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा E1 ऐसे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सॉरी सेकंड वाले से देखते हैं, तो सेकंड पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऐसे होगा अवे। समझो भाई, ये पॉइंट इस वाले सरफेस से राइट में है और पॉजिटिव चार्ज से तो अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस पॉजिटिव से इधर होगा, इस माइनस से किधर होगा, थर्ड सरफेस है ना उसकी तरफ, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, अबे क्लियर है। तो जो नेट और मेटल के अंदर पॉइंट है, क्या पढ़ा है हमने, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ थोड़ी सी और, मैं बार बार इस बात पे फोकस करा रहा हूँ कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मेटेलिक मटेरियल के, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब मेटल और मेटेलिक ऑब्जेक्ट अंतर है। जैसे देखो स्फीयर है, इसे चार्ज दिया आपने सरफेस पे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आप कहोगे सर मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जीरो है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे खाली स्फीयर है ये, इसके अंदर चार्ज क्यू नोट रख दिया, तो यहाँ इंडक्शन नहीं हुआ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है ना आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मेटेलिक स्फीयर के अंदर। लेकिन मैं तुम्हें कहूँ कि जहाँ ये मेटल है ना, मेटल, इसके अंदर कोई पॉइंट लेके देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है, मतलब इधर फील्ड हो इधर हो पता नहीं है, लेकिन मेटल जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, अब देखो मेटेलिक ऑब्जेक्ट और मेटल में ये अंतर है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के अंदर डिपेंड करता है चार्ज कैसे रखा है क्या नहीं, लेकिन जहाँ मटेरियल है वहाँ तो पक्का जीरो। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E3 माइनस E2 माइनस E4, और रिजल्टेंट क्या लाना है, जीरो। तो E1 इस सरफेस का है, देखो इसका चार्ज Q बाई एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस थर्ड सरफेस पे चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q और बाय, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, 2 भी तो होता है बच्चों यहाँ। ठीक है, फर्क ना पड़ता है उससे, लेकिन पता होना चाहिए हमें, एक लेयर की वजह से, एक सरफेस की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अच्छा प्लस E3 ये वाला सरफेस है, तो चार्ज का साइन नहीं लेते हमने पढ़ा था। ठीक है, E3 तो हो गया ना, नहीं एक मिनट, Q1 माइनस Q, हाँ हो गया, थर्ड सरफेस ये था ना बच्चों, और हमें 1 के साथ जोड़ा है। अब E2 सेकेंड सरफेस, इसका चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E4 ये रहा, Q2 प्लस Q1 माइनस Q। ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों ये कट गया, ये जीरो में चला जाएगा, Q माइनस Q2 माइनस Q1 प्लस Q इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 2Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 बाय 2। ठीक है, यानी कि इस सरफेस पे जो चार्ज आया वो दोनों चार्ज का सम से डिवाइड कर दो, वो वैल्यू आई है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको सही से सॉल्व, मतलब सही से लिखूं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये Q1 है, ये Q2 था, तो इस सरफेस पे आ गया Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 बाई 2, तो इस वाले सरफेस पे कितना होना चाहिए, तो सोचो जोड़ के Q1 आना चाहिए, चाहे तो आप उसी वैल्यू में जोड़ रख लो, लेकिन अब डायरेक्ट करते हैं, और आमने सामने नेगेटिव होना है, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, इधर कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऐसे लिखा जा सकता है। एक बात देखो, अगर मैं कहूँ कि यार आज से मैं समझ में आ गया कि अगर 2 प्लेट रखी हैं, मेटेलिक थिक मेटेलिक प्लेट हैं, या 3-4 रखी हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा आउटर मोस्ट सरफेस पे, वो उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। आप 3-4 प्लेट रख के देखो और ऐसे ही डिराइव करके देखो, सेम आंसर आने वाला है। तो सारे चार्ज को जोड़ के आउटर सरफेस पे रख दो और इनर सरफेस पे इंडक्शन से पता कर लो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, अब क्या क्वेश्चन है, जैसे तीन चार प्लेट कितनी, अब मैं डिराइव नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती है डेरिवेशन इनकी, जैसे 3 रख लेते हैं, इस पे Q दिया, इसे -2Q और इसे -+3Q। ठीक है, ऐसा कुछ चार्ज दे दिया। हर सरफेस पे चार्ज पूछ रहे हैं, कितना चार्ज सरफेस है यहाँ, 6, और 3 प्लेट रखी है, तो टोटल को जोड़ो, कितना आएगा जोड़ के, 4Q -2Q +2Q आएगा। ठीक है,
अब कितने से डिवाइड करना है उसको, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से। आउटर मोस्ट सरफेस 2 है यहाँ, तो इसलिए 2 से डिवाइड होता है, जितने सरफेस उतने से डिवाइड। तो ये कितना बचेगा Q, तो Q इधर आ गया और Q यहाँ आ गया। ये रूल है, आउटर मोस्ट सरफेस पे वो चार्ज रख देते हैं जो भी आया। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4Q - 2Q + 2Q/2। हाँ, तो इस पर टोटल चार्ज Q था, तो इस सरफेस पे कितना रहना चाहिए अब, 0, और 0 का अपोजिट भी 0 होता है। ये कितना हो गया -2Q, और सामने कितना होना चाहिए अब, +2Q, जोड़ के देखना, 3Q - 2Q, Q सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हमने सीखा प्लेट में चार्ज सरफेस पे कैलकुलेट करना इंडक्शन में, है ना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, एक और केस देखते हैं। अब थोड़ा सा हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, अगर कंबाइंड 2-3 शेल दे रखी है तो। ठीक है, देखो अगर जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये Q0 और ये Q, वही क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है ये 2 पॉइंट है A और B, एक C भी ले लेते हैं। ठीक है, इसकी डिस्टेंस x है और इसकी डिस्टेंस y है। इन A B C 3 पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और पोटेंशियल कितना ये बताना है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले एक बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ऐसे आपको मैं अलग से फॉर्मूला लिखा रखा है। शेल के अंदर 0 होता है, सरफेस पे KQ/r² होता है, और सरफेस से बाहर KQ/r, और पोटेंशियल KQ/r होता है सरफेस पे, हम अंदर भी बाहर KQ/r, और एक्सटर्नल पॉइंट पे मतलब सरफेस पे KQ/r, अंदर भी KQ/r, और सरफेस से बाहर, है ना। ये है, ये E के फॉर्मूले और ये V के, ये याद होने चाहिए आपको। अब जैसे आपको A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे बताओ A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे, ये तो शेल के अंदर है, तो शेल के अंदर फील्ड की वजह, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, लेकिन इस चार्ज की वजह से तो होगा, Q चार्ज की वजह से। कितना होगा पोटेंशियल बच्चों, KQ0/x, होगा नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही मैं B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहा हूँ, तो B पॉइंट पे एक तो इस चार्ज की वजह से होगा और एक Q की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस है, KQ/x², ठीक है, और KQ0/y² प्लस शेल की वजह से बाहर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो प्लस KQ/, और डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, रेडियस से नहीं, तो KQ/y²। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे, तो यहां सरफेस है ये, तो चार्ज की वजह से KQ0, कितना डिस्टेंस है, r²। भाई चार्ज तो पॉइंट चार्ज है ना, ये शेल के अंदर रखा है, ये शेल है, शेल ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, और सरफेस पे कितना होता है फील्ड, इस शेल की वजह से KQ/r²। ठीक है, सुपरपोजिशन लग रहा है, 2-3 ऑब्जेक्ट के फील्ड को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही पोटेंशियल सोचो, तो पोटेंशियल में हमेशा ऐसे लिख देना होता है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एक्स पे देख रहे हो कितना आएगा बच्चों, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/ डिस्टेंस, KQ/r होता है पॉइंट चार्ज से। फिर शेल की वजह से कितना होगा, तो शेल के अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ/r। ठीक है, फिर ये XA लिखेंगे, फिर B पे पता कर रहे हैं तो V1 + V2 लिख लो। B पॉइंट है बाहर, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल डिस्टेंस R पे कितना होता है, R क्या है, Y, ये पोटेंशियल, और शेल की वजह से कितना होता है फॉर्मूला ये, तो KQ/y। C पॉइंट पे सरफेस पे है, तो C पॉइंट इस चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस, मतलब चार्ज से डिस्टेंस C पॉइंट की कितनी है, KQ0/, रेडियस लिखा होगा इसमें R, प्लस, और शेल की वजह से कितना है, तो KQ/, शेल की वजह से फॉर्मूला क्या पड़ा है सरफेस पे, R। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड किया हमने कि पॉइंट चार्ज रखा हुआ शेल के साथ। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो
क्वेश्चन है कि थोड़ा छोटा बनाते हैं डायग्राम, इसमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट पढ़ोगे आप। ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, टू कॉन्सेंट्रिक शेल, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक शेल हैं, इस पे चार्ज है Q1, इस पे है Q2। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अभी पिछला क्वेश्चन करा, उसमें आपको लगेगा सर इंडक्शन तो लिया नहीं आपने, तो इंडक्शन से चार्ज आता है लेकिन नेट चार्ज तो सेम रहता है ना, इसलिए इंडक्शन हर सरफेस पे चार्ज डाल के आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो या टोटल फाइंड करो, एक ही आता है। जैसे यहाँ पे Q1 Q2 है तो अंदर 0, यहाँ पे Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ पे Q1 प्लस Q2, तो जोड़ना जरा इसको, Q2 ही आएगा ना टोटल चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लिख रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, उससे फालतू में लेंथी होगा क्वेश्चन। जैसे कुछ किताब वाले अलग अलग सरफेस से कैलकुलेट करते हैं तो सही नहीं है, आप सीधा आपको पता है कि यार टोटल चार्ज तो Q2 ही है ना, टोटल चार्ज Q1, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ और इस पे, ए पे और बी पे, ठीक है। डायग्राम आ रहा है कैमरे में, ए और बी पे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, दोनों की वजह से देखते हैं। ए इस सरफेस शेल के सरफेस पे है तो कितना होता है बच्चों, KQ/R1²। लेकिन दूसरी वाली शेल के अंदर है तो शेल के अंदर उसका अपना फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है, समझ में आ गया। फिर बी पॉइंट पे तो दोनों शेल की वजह से लिख लिया, इस वाली शेल के बाहर है पॉइंट, और बाहर है और सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, KQ1/r²। स्मॉल r कितना होगा, बड़े वाले के रेडियस के बराबर, और सेकंड वाले इसके तो सरफेस पे ही है तो KQ2/r²। क्लियर है बच्चों। फिर C तो है ही नहीं है इसमें, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मतलब शेल की वजह से देखा, जो सरफेस पे उसकी वजह से लिखा, और बाहर वाली शेल के अंदर हो गया ए पॉइंट तो उसका फील्ड 0 है, शील्डिंग है। अब जब बाहर वाली शेल पे है तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, इसकी वजह से भी होगा और उसकी वजह से भी होगा क्योंकि इसका अपना सरफेस है बाहर वाली शेल का। तो ये आपने फील्ड फाइंड करा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल है बच्चों V = V1 + V2, ठीक है, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा KQ1/R1, भाई शेल के सरफेस पे, और बाहर वाली शेल की वजह से अंदर है पॉइंट, उसकी वजह से उसके जो हर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है शेल के अंदर कितना होता है, फॉर्मूला KQ/रेडियस ऑफ शेल। तो बाहर वाली शेल का रेडियस कितना है, R2, चार्ज कितना है, Q2। तो ये पोटेंशियल आ गया ए पे, समझो बात को। इस वाली शेल का तो अपना पॉइंट सरफेस का, और बाहर वाली शेल के अंदर है, लेकिन शेल के अंदर कहीं भी हो वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो इसके सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल, KQ2/R2, तो जोड़ दिया। अब बी पे लिखो, V1 इस वाली शेल से बाहर है पॉइंट, कितनी दूर, R2, कितना होगा फॉर्मूला एक्सटर्नल पॉइंट पे, KQ2/R2, और बाहर वाली शेल की वजह से KQ2/R2, ठीक है, ये आ गया, समझ में आया बच्चों। तो ये पोटेंशियल आ गया इन दो पॉइंट पे। अब देखो यहाँ एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर मैं VA - VB कर दूं, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट से सारा चार्ज लिया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया, क्या उससे सारा चार्ज ले सकते हैं, तो आपका आंसर जनरली ये आएगा, नहीं सर, कुछ तो रह जाएगा उस पर। तो देखो अब मज़ेदार बात है, V = VA - VB, इसको घटाओ, ये आएगा KQ1/R1 + KQ2/R2 - KQ2/R2 + K2/R2। एक मिनट, ये यहाँ पे 1 था बच्चों, थोड़ा गलती हो गई थी, इस सरफेस पे Q1 है ना चार्ज, तो देखो इसकी वजह से ये कट गया, ठीक है, K और ये हो गया
Q1 कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2, K मतलब 1/4πε0। देखो बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, ये कब जीरो ला सकते हो आप? इन दो शेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा? ये तो कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। और कुछ जीरो हो, यानी कि Q1 जब जीरो हो तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो सकता है नहीं। और ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है, देखो, यानी कि A का पोटेंशियल B से बड़ा है अभी इस डायग्राम में। और आप एक और मजेदार बात है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग रहा है जीरो से बड़ा, यानी कि Q2 को कितना ही चार्ज दे लो आप, कितना ही चार्ज दे लो, इसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा। बहुत मज़ेदार बात है। अब आप कहते हो, मैंने कहा कि पोटेंशियल तभी सेम हो सकता है इनका जब Q1 जीरो हो, लेकिन ये तो थियोरेटिकल बात है। आपको मैं एक तार दूं, वायर दूं और कहूँ कि इनके पोटेंशियल सेम करना, आप यहाँ जोड़ देना। जैसे ही जोड़ोगे कुछ देर बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा नहीं भाई, कनेक्ट होने पे, दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट हैं तो उनके पोटेंशियल सेम होंगे। यानी कि अब सेम हो गया तो मतलब प्रैक्टिकली तो सेम हो गया, थ्योरेटिकली कैसे सेम हो? इसका मतलब Q1 जीरो होगा तभी VA इक्वल टू VB हो, यानी कि सारा चार्ज को बाहर जाना पड़ेगा। और यही क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में ही बच्चों क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं वो सारा सरफेस पे आ जाता है, तो ये शील्डिंग है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का सारा चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला गया, जबकि ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी में और इसमें इलेक्ट्रोसाइड्स में बहुत सारी चीज़ें सेम है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं होगी, समझ में आया? तो अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं एक तार से और पूछूं कि बताओ चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे जीरो, इस पे जीरो, और सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है? इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल वेन डी ग्राफ जनरेटर में होता है। क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं मजेदार से। देखो, मान लो क्वेश्चन है कि हमारे पास दो शेल है, ठीक है, ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, ठीक है, इसका रेडियस R1 और ये R2। क्लियर है? मेटेलिक शेल है और हमसे पूछा जा रहा है, इसको चार्ज Q1 दे दिया, इसको Q2, ठीक है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है, और यहां पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, ठीक है, ये डिस्टेंस X, ये Y और ये Z। इन तीन पॉइंट पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपको कंसेप्ट, अगर ये तैयार करोगे इस टाइप के क्वेश्चन, तभी इनके थोड़े से और ज़्यादा इनमें चेंज वेंज कर देगा। पहले ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए सही से, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने कई बार रिवाइज करा दिया कि शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, बाहर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आपको। तो ए पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो मान लो मैंने दोनों की वजह से सुपर इम्पोज कर दिया, E1 प्लस E2। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शेल के अंदर है, ये पॉइंट इस शेल के भी अंदर है और बाहर वाली शेल के अंदर भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कितना होगा? 0। अगर आप गॉसियन सरफेस बनाए तो इसके अंदर चार्ज कितना है? 0, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो आप, तो दोनों शेल की वजह से मान लो जोड़ दिया, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली शेल के बाहर हो आप, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R²। लेकिन बाहर वाली शेल के अंदर है, तो इसका मतलब बाहर वाली शेल की वजह से तो होगा नहीं, शील्डिंग होगी। अंदर वाली शेल इस वाली शेल से होगा, कितना होगा बच्चों? ये तो 0 हो गया, केवल E1 होगा, तो दैट इज KQ1 सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? Y², ठीक है। अब सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इस वाली शेल की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी, दोनों शेल की वजह से होगा, तो E1 प्लस E2 कितना होगा बच्चों? KQ1/Z² प्लस KQ2/Z², ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन। कोई डाउट? सी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। अब देखो, ये 3 पॉइंट। अब आपसे पूछा जाए, भाई समझ में आया थर्ड, कि इस वाली शेल से भी बाहर है पॉइंट,
और इस वाली शेल से भी बाहर है पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है सेंटर से, तो हमने वही कर दिया। ठीक है, अगर आप गॉसियन सरफेस ही बना के चेक करो तो कितना चार्ज आएगा इसके अंदर, Q1 प्लस Q2, तो आप ऐसे लिख सकते हो K Q1 प्लस Q2 और सेंटर से डिस्टेंस Z स्क्वायर, तो वही तो है ये दोनों। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल बताओ, तो देखो पोटेंशियल बिल्कुल उसी तरीके से पोटेंशियल होगा बच्चों ए पॉइंट में। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए भी ऐसे V1 प्लस V2, इस वाली शेल के अंदर है पॉइंट ए, तो शेल के सरफेस पे हो या बाहर हो पॉइंट, कितना होता है के क्यू बाई आर, और एक्सटर्नल पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर, तो इस वाली शेल के अंदर पॉइंट है, तो जो सरफेस पे उसके वही अंदर होगा, कितना होगा पोटेंशियल के क्यू वन बाय R1, और बाहर वाली शेल के भी अंदर है, तो जो उसके अपने सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, कितना के क्यू टू बाय R2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बी पॉइंट पे V1 प्लस V2, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा के Q1 बाय Y1 Y। देखो इस वाली शेल के बाहर है पॉइंट, तो बाहर होता तो ये फॉर्मूला लगता है, तो कितना डिस्टेंस है सेंटर से Y, तो के Q1 बाय Y प्लस के Q2 बाय सेंटर से बाहर कितनी डिस्टेंस है Z, के Q2 बाय Z। ठीक है, अब देखो सी पॉइंट पे पोटेंशियल, सी पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों शेल की वजह से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा के Q1 बाय Z के Q2 बाय Z, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों शेल की वजह से बाहर है पॉइंट, तो के Q1 बाय Z प्लस के Q2 बाय Z। क्लियर है, तो ये पोटेंशियल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ऐसी शेल है दो कॉन्सेंट्रिक, इसका चार्ज Q1, इसका Q2। ठीक है, और अगर मान लो इसे Q1 दिया, इसे Q2 दिया, इसको Q1 Q2 को हम क्या करते हैं ऐसे वैल्यू लिख लेते हैं, -Q प्लस 2Q है ना, और एक और शेल बना लेते हैं, 3 शेल ले लिया हमने और ये Q कर दिया इसमें। ठीक है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं A, इसका रेडियस B, इसका रेडियस C। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भी शेल पे आपसे पूछ ले, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे एक पॉइंट है A, ठीक है, अंदर वाली शेल पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ा इजी है, पोटेंशियल बताओ। थोड़ा पोटेंशियल में कंफ्यूजन में रहते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, चलो तो पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पोटेंशियल पता करें पहले, VA, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है भाई, ऐसे ही लिखेंगे। ए पॉइंट इस वाली शेल के, ये कॉन्सेंट्रिक शेल है, लिख लेना, मतलब पता लगा कुछ को ये रिंग दिख रही है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखो बच्चों, V1 इस वाली शेल के सरफेस पे है, तो के क्यू बाय ए। ठीक है, प्लस ये कितना होगा बच्चों, के माइनस क्यू बाय बी, है ना, गलत। आप सोचो इस वाले ये पॉइंट है और शेल ये है, इसके अंदर है ना पॉइंट, तो कितना हो जाएगा के माइनस क्यू बाय बी। हाँ, जो उसके सरफेस पे वही अंदर होगा, बिल्कुल ठीक है ये, और इसके सरफेस पे जो होगा वो इसके अंदर होगा, तो कितना होगा के क्यू बाय के 2Q। भाई बाहर वाली शेल की सरफेस पे कितना है, चार्ज के 2Q, और रेडियस कितना उसका C, जो उसके सरफेस पे वही इसके हर जगह होगा अपनी वजह से, तो इतना लिख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो शेल की वजह से तो जीरो होगा, आउटर की वजह से, इसकी वजह से होगा जो इसके सरफेस पे है, तो के क्यू बाय कितना होगा बच्चों, ए स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं कहूं तुम्हें कि यहां पे कैलकुलेट करके दिखाओ बी पे, तो कैलकुलेट कर दोगे कितना, कैलकुलेट करेंगे ए और ये बी, तो ई बी हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल पूछा है, वी बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
तो इस वाली शेल के बाहर हुआ पॉइंट क्या लिखेंगे, के क्यू बाय सी। दूसरी वाली शेल के भी बाहर है पॉइंट, तो एक्सटर्नल पे क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, और बाहर वाली शेल के सरफेस पे तो के क्यू 2q बाय सी। इस तरीके से बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं बच्चों ग्राउंड करने के होते हैं, या आपस में शेल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ठीक है, इसमें 3 शेल मान लिए हमने, ऐसे समझाया। जैसे इसका रेडियस मैंने a ले लिया, इसका रेडियस 2a ले लिया, इसका रेडियस 3a। ठीक है, 3 शेल है ये। इस पे चार्ज है बच्चों q, इस पे -2q, इस पे 3q, ऐसे कुछ मान लिया। क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इन 2 शेल को कनेक्ट कर दूं, शेल को कनेक्ट कर दूं, तो हर सरफेस पे चार्ज बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में बच्चों जैसे इसमें कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6, हर सरफेस पे चार्ज पूछ रहा है। तो देखो अब ध्यान देना है कि अगर मैं किसी 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ देता हूं, किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या चीज सेम होती है वहां, पोटेंशियल। इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है। तो जब भी किसी 2 ऑब्जेक्ट को, कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है, तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो बिल्कुल वही बात, इनके इनिशियल चार्ज है -2q और 3q। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हमने मान लिया कि जैसे ही इन्हें कनेक्ट करा तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है इससे इधर जाए, हो सकता है इससे इधर जाए, हमें नहीं पता। तो हमने कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, कनेक्ट हो गया और थोड़ी देर ये बहुत छोटे से टाइम के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। तो फाइनल चार्ज हमने मान लिया कि इस पे आ गया x और इस पे आ गया y। ठीक है, x1 एंड y, x एंड y आर फाइनल चार्जेस। मैं q1 q2 भी लिखता हूं, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी मतलब कंफ्यूजिव सी हो जाती है। xy ज़्यादा बेटर है, इक्वेशन xy से बचपन से सोल्व करते हैं हम। xy आर फाइनल चार्जेस ऑन शेल 1 और 2, है ना, a b c ऐसे कर देते हैं, शेल b एंड c। ठीक है, इन दोनों के फाइनल चार्ज है। ठीक, मुझे पहले बताओ, जो टोटल चार्ज जोड़ के आएगा वो इनके टोटल सम के बराबर होगा। भाई आपने इन 2 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों के चार्ज का सम, तो 3q -2q, मतलब जोड़ा है इनको, 3 + -2q इक्वल टू फाइनल चार्ज x + y। तो x + y इक्वल टू कितना आ गया, q, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि यार यानी कि x y फाइंड करना है, तो 2 अननोन हुए x और y, एक इक्वेशन और चाहिए। तो यहाँ क्या हिंट मिला है कि इन 2 वायर को कनेक्ट किया है। अगर कनेक्ट किया है तो इनके पोटेंशियल क्या होने चाहिए बच्चों, सेम। तो VB इक्वल टू क्या होना चाहिए, VC। शेल B का पोटेंशियल सेल C के बराबर होना चाहिए। तो जब B पे पोटेंशियल लिखोगे तो तीनों का पोटेंशियल इक्वल टू C पे तीनों का पोटेंशियल। ठीक है भाई, सोचो जैसे पोटेंशियल का रूल है, तो x पे जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा इस वाली शेल से बाहर, अब इसके इनिशियल चार्ज को भूल जाओ बच्चों। जब इन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो उनके इनिशियल चार्ज को भूल जाओ। शेल A पे जो चार्ज होगा शेल B पे फर्स्ट की वजह से, वो होगा KQ बाय सेंटर से डिस्टेंस 2a। समझ रहे हो क्यों, यहाँ है ना बाहर पॉइंट और बाहर वाली शेल मतलब B की वजह से KX बाय 2a, फिर अंदर सबसे आउटर की वजह से KC, ऐसा ना, KY, और रेडियस कितना उसका 3a। ठीक है बच्चों, इक्वल टू, अब इस शेल पे देखो, तो पहले वाली शेल से है KQ बाय 3a, फिर इस वाली शेल की वजह से KQ बाय के x है ना चार्ज अब इस पे फाइनल x, तो KX बाय कितनी डिस्टेंस है ये 3a, डरना नहीं है। ठीक है और KY बाय 3a ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो K से K गया,
कैलकुलेशन बनेगी ए, ठीक है। देखो बच्चों, तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x कैंसिल हो गया, 3x माइनस एक्स और 2q माइनस 3q, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो x इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। अब माइनस क्यू यहाँ पे रखते हैं, x माइनस क्यू प्लस वाई और इक्वल टू q, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2q। इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया हमारा। जब हमने इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज है, इस पे है कितना, x पे कितना चार्ज आया माइनस q, तो इस वाली शेल पे है माइनस q चार्ज और बाहर वाली शेल पे कितना है 2q। जोड़ के देखते हैं, टोटल 2q आ रहा है ना जो पहले था, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं कि शेल जिनको कनेक्ट किया है उनके पोटेंशियल इक्वल कर देने हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछ सकता है। तो जिस भी तरीके से पूछे आपको हमेशा पोटेंशियल इक्वल कर देने। जैसे इस क्वेश्चन मैंने बाहर वाली शेल को कनेक्ट करा था। कई बार क्या करता है, जैसे आप ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिया, ठीक है, कुछ और कर देते हैं, शायद सेम आंसर मैच हो गया डाटा। माइनस क्यू, इस पे चार्ज क्यू, इस पे माइनस 2q, इस पे माइनस क्यू, ठीक है। रेडियस a, इसका 2a, इसका 3a, ठीक है, 3a। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि बेटा इस वाली शेल को कनेक्ट किया है किससे, ये इससे कनेक्ट नहीं है, मतलब इनके नाम रखते a b c। इस वाली शेल को बाहर वाली शेल से कनेक्ट करने जा रहे हैं, मतलब इस पे कनेक्ट कर दिया। तो बताओ हर एक पे पोटेंशियल, हर एक पे नया चार्ज कितना होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या करना है आपको कि मान लो कि इस पे नया चार्ज x है और बाहर वाली शेल पे y। इससे तो कनेक्ट ही नहीं है, b पे तो माइनस 2q ही रहेगा। तो देखो, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू इनिशियल चार्ज कितना है इस पे q और इस पे कितना माइनस q, q0, यानी कि x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया। एक कंडीशन ये। दूसरी क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, ठीक है। पोटेंशियल कितना, VA इक्वल टू VC, ठीक है। और जो पुराना चार्ज है अब उसे भूल जाओ। तो ये Q है, इसको भूल गए, ठीक है, और ये माइनस Q भूल गए। हमारे पास नया चार्ज है X और इस पे Y। A पे जब पोटेंशियल लिखोगे तो 3 शेल की वजह से होंगे, इससे, बाहर वाली शेल से और C से। तो देखो K Q की जगह X Y, भाई शेल 1 की वजह से लिख रहा हूँ, K X Y रेडियस। फिर बाहर वाली शेल की वजह से, B की वजह से वहाँ पे K और चार्ज कितना है इस पे माइनस 2q अपॉन, अंदर लिखना है ना तो रेडियस के बराबर लेंगे डिस्टेंस। फिर K सबसे बाहर वाली शेल की वजह से Y रेडियस है 3a इक्वल टू, अब C पे पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल देखना है शेल A की वजह से, तो kx बाय 3a, फिर k माइनस 2a बाय 3a और फिर ky बाय 3a, ठीक है बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y कैलकुलेट कर लो, इजीली चार्ज पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। अब यहाँ एक कंसेप्ट आता है ग्राउंड करने का, ग्राउंडिंग करते हैं, उसका मतलब समझाता हूँ। देखो बच्चों, हमारी जो अर्थ है एक्चुअल में इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो टोटल चार्ज है लगभग नेगेटिव वो है 0.5 मिलियन कूलम, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज की सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी जाए तो बहुत वीक है। ये नेगेटिव चार्ज और बाहर एक एटमॉस्फेयर में आयन की एक लेयर है, ठीक है, जो उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज हमारा क्या है 0, मतलब ये कांस्टेंट बन के रहता है सम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारी इस अर्थ का चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, ये तो पता लग गया चार्ज बहुत बड़ा है लेकिन पूरे अर्थ पे फैला हुआ है। सोचो, तो पूरी अर्थ पे फैला हुआ है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है बहुत हल्की है, ठीक है। अब सोचो अर्थ का पोटेंशियल हो गया V इक्वल टू KQ/R, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप अर्थ का रेडियस इतना ज़्यादा है
अगर आप चेंज देखना चाहो पोटेंशियल का, किसी चार्ज को देने से पोटेंशियल का चेंज देखना चाहो, तो जो हम चार्ज देंगे वो यहाँ रखेंगे। ऑलरेडी रेडियस बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये चेंज लगभग क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, चेंज लगभग जीरो। ओरिजिनल पोटेंशियल नहीं अर्थ का, उसको हमने जीरो मान लिया, रेफरेंस ले सकते हैं ना, तो चेंज कितना रहेगा, जीरो। तो यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसके पोटेंशियल को ये मान लेते हैं कि अब जीरो होने वाला है। ठीक है, अर्थ के पोटेंशियल से, जैसे अर्थ के ऑब्जेक्ट अर्थ से कनेक्ट हुआ तो उसका पोटेंशियल लगभग जीरो हो जाता है। लगभग नहीं, हम तो एग्जैक्ट आप क्वेश्चन में तो जीरो ही लेंगे, रीजन आपको बता दिया। तो अब देखो, कोई भी क्वेश्चन है ग्राउंड करने का, तो मतलब समझ जाना है कि भाई उसका पोटेंशियल जीरो कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ये Q1 ये Q2, ठीक है, ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, ठीक, इसका रेडियस R1, ये R2, इसका चार्ज Q2 था, ठीक है, और बाहर एक ग्राउंड ऐसे ऐसे दिखा रखा है, ये ग्राउंड का सिंबल होता है बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है अगर हम इसे ग्राउंड कर दें तो नया पोटेंशियल, नया चार्ज कितना होगा हर सरफेस पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन क्वेश्चंस का रूल है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड किया उसके इनिशियल चार्ज से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड किया उसके इनिशियल चार्ज से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये मान लो कि Q2 तो गया, ठीक है, ग्राउंड में गया या आया गया, ग्राउंड से कनेक्ट होने का मतलब पोटेंशियल जीरो, और मान लो कि नया चार्ज उस पर x है, लेट। ठीक है, अब चेक करते हैं कि वो x कितना होगा। ठीक है, ग्राउंड करने से पहले Q2 था, लेकिन अब ग्राउंड करने से अब नया चार्ज कितना होगा। अच्छा, इसको तो कनेक्ट नहीं करा, ये तो रेडियस लिखे हमने ऐसे, तो कनेक्ट नहीं करा, इसका तो चार्ज इतना ही रहेगा। तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं V1 + V2। तो अंदर वाली शेल की वजह से कितना होगा, KQ1/R2, बाहर वाली शेल की वजह से KX/R2 = 0 कर दो। क्यों किया जीरो, क्योंकि ग्राउंड करा है इसको। ठीक है, अब देखो यहां से Q1 कितना आ जाएगा बच्चों, -x, R2 0 हो गया, Q1 आ गया -x। ठीक है, या x आ गया -q, हमें तो x पता करना है ना, -Q1। ठीक, इसका मतलब जितना चार्ज इस पे Q1, तो सामने कितना होता है उतना ही होता है, -Q1। ठीक है, माइनस होना चाहिए ना, तो देखो आ रहा है। तो बाहर कितना होगा, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज 0। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जब हमने इसको ग्राउंड किया तो जो इसका आउटर सरफेस का चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, केवल इनर सरफेस पे चार्ज बचेगा। ठीक है, इनर सरफेस पे चार्ज बचेगा और वो कितना है, -Q1। क्लियर? तो ग्राउंड करने से ये बात हुई, यानी कि अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बस इतने ही रीजन में फील्ड है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इतने ही रीजन में फील्ड है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, अगर, अच्छा एक और चीज बताता हूं, जैसे मैंने इसको ग्राउंड किया तो मैंने इसको ऐसे लिखा, अगर इसको ऐसे ग्राउंड किया जाता तो क्या ये बात अलग थी या सेम थी? ये एक ही बात है, पूरे ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करा, ये नहीं कि इस तरह से बाहर वाले सरफेस को ना, इसको ऑब्जेक्ट ग्राउंड करा यहां से या यहां से, ये इसको ग्राउंड कर दिया, चाहे कैसे ही दिखाओ आप इसे। ठीक है, समझ में आया? ये नहीं कि इनर सरफेस ग्राउंड किया, आउटर सरफेस ग्राउंड नहीं होते, ऑब्जेक्ट ग्राउंड होता है पूरा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये Q1 ये Q2। अब इसको ग्राउंड करने जा रहे हैं इस वाले स्फेयर को। ठीक है, स्फेयर ही है ये। तो क्या बताया आपको कि जिसको ग्राउंड किया आपने उसके इनिशियल चार्ज से आपको कुछ भी लेना देना नहीं। तो यहाँ लिख लो x इसका चार्ज, लेट, बाहर वाले पे वही रहेगा भाई, बाहर वाले को तो ग्राउंड नहीं किया आपने। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल अंदर वाले शेल की वजह से KX बाय कितना होगा, R1, और बाहर वाले शेल की वजह से KQ2, हाँ KQ2 बाय R2 = 0। एक बात मजेदार है कि यहाँ ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये अगले चैप्टर कैपेसिटर में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, -Q2 R1 बाय R2 बाय R1। ठीक है, ये x आएगा। क्लियर है? x की वैल्यू आएगी, समझ रहे बच्चों? तो इसका मतलब अब इस स्फेयर पे अगर हम नया चार्ज देखें
तो इस पे कितना है, अंदर तो 0 होता है, बाहर होगा Q2 R2 बाय R1 इस सरफेस पे 1 2 3 4 प्लस सेकेंड सरफेस पे, ठीक है। और अंदर वाले पे यहाँ कितना होना चाहिए, देखो इसका इक्वलेंट अपोजिट प्लस Q2 R2 बाय R1, और इधर कितना होना चाहिए Q2 माइनस, ठीक है, Q2 R2 बाय R1। क्यों? क्योंकि इक्वलेंट अपोजिट जोड़ के देखो Q2 आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन अपने अब तक हमने पढ़ा, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल, रिंग, डिस्क, सब की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लिया, और ग्राउंडिंग भी समझ ली, कनेक्ट कर दिया, समझ लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम कुछ और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात फिर रिमाइंड कराता हूँ आपको। ये जैसे कोई कंडक्टर है और इसके अंदर कैविटी है, ठीक है, कंडक्टर है और इसके अंदर कैविटी है। तो मान लो ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, ये मटेरियल है, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चों, ये जो पार्ट होता है ये मेटल का, इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। अगर इसके बाहर कोई चार्ज है, जैसे यहाँ बाहर कोई चार्ज है, तो उसका असर इस कैविटी के अंदर नहीं होता। हमने पढ़ा था ना कि उसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, कारण है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और 0 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रख दूँ Q0, तो इस चार्ज Q की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं इस चार्ज को मूव करा के चेक करूँ कि भाई है या नहीं है, तो मूव कराऊंगा तो इस पे जो फोर्स होगा वो 0 और वो डिस्प्लेस नहीं होगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई चार्ज, ये देखो, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है इस कैविटी के अंदर, तो बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। मतलब मैं यहाँ एक चार्ज रख दूँ Q0 और इससे इंटरेक्ट करके देखूँ, मैं इस चार्ज को मूव कराऊँ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को कराने के लिए जरूरी है। जैसे एक शेल है, ये एक शेल है, ठीक है, और इसका रेडियस R है, ठीक, मेटेलिक शेल है। इसके अंदर एक चार्ज Q0 रख दिया हमने, ठीक है, इस शेल के अंदर, और हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। तो देखो बच्चों, जैसे ये चार्ज ये Q0 है, तो ये अपने सरफेस पे माइनस Q0 बनाएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सेंटर पे रखा हुआ था, तो यहाँ माइनस Q0 और यहाँ प्लस Q0 बना था ना। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर भी। लेकिन यहाँ क्या होगा बच्चों, ये चार्ज इस दीवार के बिल्कुल सरफेस के पास है, ठीक है, राइट साइड की ये जो वॉल है ये वाली, इसके पास है, इसके लेफ्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। फिर ये दूर होता जाएगा तो डेंसिटी वीक होती जाएगी। तो देखो मैंने ऐसे समझाने की कोशिश करी है, देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं इसे अंदर वाले चार्ज का नाम क्या रखूँ, माइनस Q0 होगा ना ये अंदर वाला चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये माइनस Q0 चार्ज होगा बच्चा अंदर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बाहर कितना होगा, प्लस Q0। लेकिन वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, ये क्वेश्चन है। देखो अभी हमने क्या सीखा था कि अंदर के चार्ज का बाहर पे असर नहीं पड़ता। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए आगे, समझ रहे हो, इस प्लस को देख के इलेक्ट्रॉन आए, तो इलेक्ट्रॉन मूव करे तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ध्यान रखना कि बाहर वाले शेल पे या सरफेस पे, सॉरी, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो ये प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस जो था बिल्कुल यहाँ पे डेंस है और यहाँ पे वीक होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है ना, ऐसे बनेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई और पॉजिटिव से इससे यूनिफॉर्मली बाहर की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से इसके अंदर लाइन क्यों नहीं बनाई शेल के अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करने को कहूँ, देखो जैसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा।
कि एक स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और यहां एक चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इसका रेडियस r और सेंटर से डिस्टेंस d, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस चार्ज के क्यू नॉट की वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू induced charge on the surface, ठीक है, on the surface। देखो बच्चों, अगर ये चार्ज क्यू नोट है, ठीक है, और इसकी वजह से यहां पे हम पूछे मेटल है, सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है यार, ये बात हमें हमेशा ध्यान देनी है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? 0। तो सोचो, अच्छा अगर मैं इंडक्शन की बात करूं तो इस प्लस की वजह से यहाँ माइनस, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी और पॉजिटिव जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नज़दीक है, मतलब चार्ज तो नॉन यूनिफॉर्मली है लेकिन नेगेटिव नज़दीक होगा और पॉजिटिव ऐसे दूर तक फैला होगा। तो अगर मैं कहूँ कितना होगा, तो जितना माइनस क्यू इंड्यूस्ड है उतना ही प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव, और होगा कितना क्यू नोट का माइनस क्यू नोट, इधर प्लस क्यू नोट, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आधे पे, जितना इसका प्रोजेक्शन है उतने पे नेगेटिव और बाकी पे पॉजिटिव, ठीक है। अब आप सोचो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है कि यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता हमसे तो हम क्या लिख देते हैं? 0। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो की वजह से, एक तो क्यू नोट की वजह से और एक इंड्यूस की वजह से, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू नॉट का नेट होगा, और नेट कितना पड़ा है? 0। तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई क्यू नॉट, यानी कि ई इंड्यूस चार्ज कितना होगा बच्चों? माइनस ऑफ ई क्यू नॉट। और क्यू नॉट का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? किसी चार्ज का डिस्टेंस डी है तो के क्यू नॉट बाय डी स्क्वायर। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता है 0 होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं बच्चों। देखो, अब क्वेश्चन आया कि एक शेल है, ठीक है, ऐसे, और इस शेल की वजह से इसका रेडियस r है और यहां से 2r डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा है, q नॉट रखा है, ठीक है। यहां एक पॉइंट है बच्चों, ए पॉइंट, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है, ए पॉइंट है यहां, चार्ज क्यू नॉट, चार्ज यहां रखा है, ये क्यू नॉट है, ठीक है, डिस्टेंस है r/2, ठीक है, और पॉइंट बाहर है। क्वेश्चन को बदल दिया थोड़ा सा, पॉइंट बाहर है, ठीक है, शेल है, इसकी थिकनेस, यहाँ इन क्वेश्चंस में थिकनेस बहुत कंसीडर होती है। जो अब तक हमने पूछे ना इनर और आउटर सरफेस, उनमें नहीं होता था, यहाँ थोड़ा सा समझना होता है क्वेश्चन को। अब देखो ये कौन है? शेल, कंडक्टिंग शेल। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि एक ही शेल है ये, कभी आपको कॉन्सेंट्रिक दो दिख रही हो ये, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P first due to induced charge at inner surface. Second, induced charge at outer surface, ठीक है। थर्ड,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चा, 3 पार्ट पूछे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक कॉमन फंडा लगाते हैं कि जैसे पहले पार्ट में पूछा ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट इनर सरफेस। ठीक है, आप ऐसे सोचो जो चार्ज इंड्यूस होगा इनर सरफेस पे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे इधर माइनस इधर प्लस, अभी करके हम क्वेश्चन, लेकिन आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, अंदर वाले चार्ज पे कितना होगा सरफेस पे, माइनस क्यू नोट। ठीक है, और बाहर वाले पे कितना होगा, प्लस क्यू नोट। इतना तो पता है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, बाहर वाले पॉइंट पे नेट इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका रिजल्टेंट बाहर कितना होगा, 0। शील्डिंग है भाई इस पूरे, अभी हमने पढ़ा था कि इसके यहाँ जो इनर सरफेस पे और यहाँ जो चार्ज है उसका बाहर कोई असर नहीं होता। तो इसका मतलब इनर सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू नोट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट बाहर कितना है, 0। इसका मतलब इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है, इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा बाहर, इक्वल एंड अपोजिट, क्यू नोट के चार्ज के बराबर। और क्यू नोट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, देखो ये 2r, ये r/2, तो ये कितना होगा 3r/2, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू नोट से, भाई इसकी डिस्टेंस पता है आपको, क्या लिख सकते हो, माइनस के क्यू नोट डिस्टेंस 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इनर चार्ज की सरफेस वजह से होगा। और उसको नलीफाई कौन करेगा, क्यू नोट। मतलब जितना क्यू नोट का फील्ड होगा उतना ही किसका होगा, इनर की वजह से होगा। तो नेट कैंसिल हो जाएंगे दोनों फील्ड। ठीक है बच्चों, अब यानी कि इसका और इसका तो असर हुआ ही नहीं बाहर, है ना। अब क्वेश्चन है सोचने वाला कि यार अगर हम एक्सटर्नल, अब हमें ये पहला पार्ट पता लग गया। अब देखो बच्चों, इंड्यूस चार्ज जो आउटर सरफेस पे उसकी वजह से वहां कितना फील्ड होगा, तो देखते हैं। एक बात सोचो, इनका तो बाहर असर 0 है दोनों का, तो भूल जाओ इनको। अब आउटर सरफेस की वजह से सारा चार्ज बच्चों इस आउटर सरफेस पे जो आया, इनको भूल जाओ दोनों को, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस स्फीयर पे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और अगर कोई स्फीयर है जिसपे आपके पास चार्ज क्यू है पूरे सरफेस पे और बाहर कोई पॉइंट है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आउटर सरफेस की चार्ज की वजह से, जो इंड्यूस आउटर सरफेस पे है, दैट इज के क्यू नॉट बाय डिस्टेंस कितनी है, 2r का होल स्क्वायर। और यही थर्ड पार्ट का आंसर होगा, नेट फील्ड भी यही होगा। ठीक है, दैट इज के क्यू नॉट अपॉन 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इतना ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया हमने। अब 1-2 क्वेश्चन पोटेंशियल के देखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक शेल है, कंडक्टिंग शेल। ठीक है, कंडक्टिंग शेल है, उसके उस पे चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर एक चार्ज रखा है क्यू। जस्ट पिछले क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, यहाँ रखा था तो बाहर ले गए। और उसके बाहर चार्ज क्यू रखा है, और यहाँ एक पॉइंट है इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे। ठीक है, कैविटी के सेंटर से, मतलब स्फीयर के सेंटर से। तो फाइंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज क्यू। इस क्यू की वजह से ए पे पोटेंशियल बताओ। ठीक है, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज और नेट पोटेंशियल एट ए, ये 3 बात बता ली है। एक बात सोचो, अगर केवल इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बताना हो, ठीक है, तो कितना होगा बच्चों, 2r। ठीक है, और ये r/2, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 3r/2। ठीक है, तो इस केवल इस चार्ज की वजह से आप कहोगे सर ये तो बाहर है, तो चलो कुछ और सोचते हैं। आपके दिमाग में आएगी सर ये तो बाहर है तो इसका तो असर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। देखो हम चलो सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। ड्यू टू इंड्यूस चार्ज की वजह से, मान लो मैं इसके सेंटर की बात करूँ, इसका सेंटर है सी। ठीक है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल देखते हैं नेट कितना होगा। एक बात सोचो बच्चों, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके यहाँ पे इंड्यूस होगा माइनस। ठीक है, और इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, होगा ना।
नेगेटिव इसके ज़्यादा पास होगा इस सरफेस ए के, तो ए के आसपास नेगेटिव पोटेंशियल आएगा और पॉजिटिव इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पूरे चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सेंटर पे ये जो चार्ज है इसका पूरे का सम, इंड्यूस चार्ज सम पॉजिटिव मतलब 0 आएगा। जितना इधर नेगेटिव पैदा होगा उतना ही दूसरी साइड या इस एरिया में उतना पॉजिटिव होगा। मान लो मैं इसे माइनस क्यू मान लूँ, तो उतना ही पॉजिटिव अगर इंड्यूस हो रहा है प्लस क्यू, तो पूरा चार्ज का सम कितना हुआ? 0। और हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके कि पोटेंशियल डायरेक्शन और उस पर नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है टोटल सम पे। तो टोटल चार्ज का सम कितना है? 0। तो पोटेंशियल एट सी केवल किसकी वजह से होगा बताओ? इस क्यू की वजह से। और कितना होगा? के क्यू बाय 2r। ठीक है, पोटेंशियल एट सी। और हमें पता है कि ये जो शेल है, ये शेल का अंदर हर पॉइंट और शेल का सरफेस इक्वी पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल सेम होता है कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ, इसके अंदर चार्ज रखा होता, तो अगर इसके अंदर चार्ज रखा होता तो अंदर का सरफेस और ये पॉइंट अलग पोटेंशियल पे होता है, आउटर अलग, सरफेस अलग पोटेंशियल पे। लेकिन फिलहाल इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ, वो यहाँ, वो यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि dv बाई dx। ठीक है, अगर E 0 कर देते हो तो x का फंक्शन है ये, तो v 0 आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। दोबारा बोल देता हूँ, v इक्वल टू डी बाई डी एक्स है। मैं कह रहा हूँ v 0 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बच्चों। E इक्वल टू है dv बाई डी एक्स। मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब dv बाई डी एक्स क्या होगा? 0। और dv बाई डी एक्स 0, इसका मतलब v क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, है ना। तो a और c का पोटेंशियल सेम, तो v इक्वल टू वी सी। अब एक बात सोचो कि जो c पॉइंट है, ठीक है, जो a पॉइंट है, उस पे इसका नेट पोटेंशियल सम 0 नहीं आएगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल का जो सम आएगा 0 नहीं आएगा इस नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि नेगेटिव नजदीक है, पॉजिटिव दूर है। तो वो कितना होगा? इसका मतलब ए पे पोटेंशियल जो हुआ दो चीज़ों से होगा, एक तो इंड्यूस चार्ज से और एक प्लस क्यू चार्ज से, वो नेट पोटेंशियल होगा। ठीक है, सी पे प्लस सी के बराबर ए का पोटेंशियल इतना होगा। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार अब तो बता दो क्यू की वजह से कितना होना चाहिए, अब हमें पता लग गया कि यार इन दोनों का पोटेंशियल जो भी है सेंटर पे उतना ही रहेगा। तो क्यू की वजह से कितना होगा? के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है? 3r बाई 2। तो ये कौन से पार्ट का आंसर हो गया? अगर मैं कहूँ कि क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना है, तो v इक्वल टू के क्यू बाय 3r बाई 2। ठीक है, ये कौन से पार्ट का आंसर है? अगर केवल क्यू से पूछा जाए, इसको अलग से सोचो आप, केवल क्यू का आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं इंड्यूस चार्ज की वजह से। सेंटर पे पोटेंशियल कितना पढ़ा है तुमने? के क्यू बाय 2r। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाय 3r बाई 2। तो ऊपर ले जाओ इसको और सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व मैं करूं, ये कितना हो जाएगा? के क्यू कॉमन ले लिया बाय r, और अंदर कैलकुलेशन में बचा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू बाय r और 3 माइनस 4 बाई 6। ठीक है, तो ये आ गया -1 माइनस के क्यू बाय 6r। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल आ गया। कैलकुलेशन अगर सही है तो ये इंड्यूस चार्ज की वजह से है। और मैं आपसे कहूँ कि नेट पोटेंशियल एट ए बताओ, तो नेट पोटेंशियल कितना है? ए, यही जो सेंटर पे है। ठीक है, केवल इतना। नेट पोटेंशियल एट ए इज के क्यू बाय 2r। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? तो नेट पोटेंशियल ए आ गया, और नेट पोटेंशियल एट ड्यू टू इंड्यूस चार्ज आ गया, और नेट पोटेंशियल ड्यू टू क्यू कितना है? वो है के क्यू बाय 3r बाई 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इंडक्शन के क्वेश्चन किए। ठीक है, देखो बच्चों,
अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। भाई कोरोना वर्ड से नाम से ही डर लगता है, पूरी दुनिया को दुखी कर रखा है इस वर्ड ने, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो कुछ और है। देखो ऐसे सोचिए जैसे ये कोई दो स्फेयर है, ठीक है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस r1 है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन देयर रेडियस, बहुत ज़्यादा गैप है इनके बीच में। हमने इन पे कोई चार्ज था, हमने इनको कनेक्ट कर दिया किसी वायर से। अगर दो स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर आपने कनेक्ट कर दिए किसी वायर से, तो चार्ज था इन पे ऑलरेडी, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और एक दिन क्या होगा बच्चों, सारा चार्ज उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक इनके पोटेंशियल सेम ना हो, मतलब इनके सरफेस पे है चार्ज। तो मान लो इसके सरफेस पे चार्ज अब फाइनल रह गया Q1 और इसके सरफेस पे रह गया Q2, ठीक है, लेकिन कनेक्ट है तो पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो V1 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V2। हम इस तरीके से गैप इतना है कि इसका असर इसके ऊपर नहीं है और उसका असर इसके ऊपर नहीं है, तो V1 कितना हो जाएगा, KQ1 बाय रेडियस, और V2 पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ2 बाय R2। भाई कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज, और K से K कट गया, Q1। अगर मैं इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो K1 होगा बच्चों सिग्मा 1 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1 और सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई काट दो, R1 से R1, R2 से R2, सिग्मा R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा। देखो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट हर जगह सेम है, इसका मतलब सिग्मा इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इक्विपोटेंशियल हैं तो उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू रेडियस सेम, और सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जहाँ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, रेडियस है ना, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा और इसे समझने के लिए करूँ तो अगर मैं ऐसे दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दूँ तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत 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 ज़्यादा, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी वीक होगी क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है। इसको और अलग तरीके से समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट से। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बच्चों 11th में पढ़ के आओ, जैसे कोई कर्व है, जैसे मैंने ये बनाया, ये फिर ऐसे, आप देखो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे कोई भी सरफेस सोच लो, जैसे आलू है, पोटैटो, तो ये ऐसी कोई सरफेस है, ऐसे से बंद है, ठीक है, मतलब बंद ना भी हो, मतलब सरफेस है, कर्व सरफेस है, और यहाँ इस सरफेस पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है इन 3 पॉइंट पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि उस पॉइंट पे अगर सरफेस है तो स्फीयर बना लो, और अगर कोई कर्व है तो उस पर सर्कल बनाते हैं। तो ये तो सरफेस है यहाँ, तो यहाँ हम छोटे नहीं, मतलब एक ऐसा टुकड़ा लिया हमने और यहाँ एक सर्कल बनाने की कोशिश करी, तो सर्कल लगभग ऐसा बना। तो यहाँ रेडियस R1, फिर यहाँ बनाने की कोशिश करी तो यहाँ छोटा सर्कल बनेगा, यहाँ और छोटा सर्कल बनेगा, मान लो इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R1। सर पूरा क्यों ना बना ले, भाई ऐसे नहीं बना सकते कि अपनी मर्जी कुछ भी, जो पार्ट लेते हैं ना छोटा सा, जैसे हमने ये छोटा सा पार्ट लिया, उसको कंप्लीट करने वाला स्फीयर बनाना होता है। अब तुम इसे ऐसे ही तो देखो, ऐसा स्फीयर में तो फिट कर सकते हो, अगर ये ऐसा पार्ट है, क्या ऐसे स्फीयर में फिट हो सकता है, बताओ, देखना नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ऐसा बनाना होगा जिसका ये हिस्सा हो, तो ऐसा हिस्सा दो, फिर ये कैसा बनेगा, अगर ऐसा कोई पार्ट है, ऐसे बना के देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना शार्प पॉइंट होता जाएगा, मान लो यहाँ एक पॉइंट है बिल्कुल ऐसे है, तो उसका तो सर्कल बहुत ही छोटा होगा स्फीयर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना शार्प होता जाता है कोई कर्व, उतना कम होता जाता है। अब ऐसे इमेजिन करो, अगर मैं इसको चार्ज दे दूं, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट है मान लो, है ना, अगर मैं इसको चार्ज दे दूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब इसका पोटेंशियल पूरे का सेम हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक बोला है मैंने, मेटेलिक मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं इसको चार्ज दे रहा हूं तो इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, सॉरी सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होगी, जो सबसे ज्यादा शार्प पॉइंट है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे कम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई जितने भी शार्प पॉइंट होते हैं इस कंसेप्ट से, यहाँ तो आपको एग्जांपल दिया हमने स्फीयर मान के, लेकिन अब हर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, मैं साफ साफ बनाता हूँ डायग्राम, जैसे ऐसे
और ये इस तरीके से मैंने कोई शेप बनाई, तो इस ऑब्जेक्ट के इन सरफेस पे यहाँ देखो बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ कि भाई इस पॉइंट का नाम ए है, इसका बी और इसका सी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम यहाँ है, तो सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए और ग्रेटर देन सिग्मा सी, ठीक है। कैमरे में आ रहा है ये सब। तो देखो, तो बी पे सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, तो मुझे बताओ, अच्छा पोटेंशियल तीनों पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि ये मेटेलिक है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है ये, जैसे आलू आलू ऐसी कोई शेप सोच लो कोई भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के आसपास कितना पड़ा है बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पड़ा है ना कंडक्टर के पास। तो जहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट के आसपास है, बी के, फिर ए के और फिर सी के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आज से हमने एक बात समझी कि अगर कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसके जहाँ जहाँ शार्प पॉइंट होंगे, ऐसे कांटों जैसे पॉइंट और मतलब पिन पॉइंट, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे फ्लैट सरफेस होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। ये बात हमने समझी, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम रब कर दें, अच्छा अभी तक जैसे क्या होता था, स्फीयर हम मानते थे, स्फीयर, तो स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्म मानते थे, क्यों, क्योंकि वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा यूनिफॉर्म होता है, तो उस पर पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज मानते थे। तो वजह यही थी कि इसका रेडियस यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब एक बात सोचो बच्चों, अब हम वर्ड लिखा हमने कोरोना डिस्चार्ज, इसका क्या मतलब है। देखो बच्चों, जैसे कोरोना से इसका लिंक कैसे हुआ, तो जैसे मान लो हमने क्या काम किया, जैसे कोई शार्प पॉइंट है से किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे पेंसिल ही आपके पास, पेन, तो उसका शार्प पॉइंट है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर ये शार्प पॉइंट है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा, तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे बच्चों, होगा नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एयर मॉलिक्यूल सोचा, भाई मीडियम का मॉलिक्यूल तो होगा ही ना, वो यहाँ घूम रहा है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसका पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, इसके पास। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल के आया तो उसके पास कौन सा चार्ज बचेगा बच्चों, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है ना। तो सोचो, इसका मतलब इसका चार्ज धीरे धीरे यहाँ से लीकेज करना शुरू हो जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे इसके पास, तो लीकेज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड है पहले, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होता है बच्चों, बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी मीडियम के लिए वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे वो आयनाइज हो सकता है। देखो, अगर आपने इसका इलेक्ट्रॉन निकाला इस मॉलिक्यूल का, ये मीडियम का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मीडियम का मॉलिक्यूल है, अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको आयनाइज कर दिया, तो हर मॉलिक्यूल के लिए, हर मीडियम के मॉलिक्यूल के लिए अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खिंचवा सकता है या खींच सकता है, आयनाइज हो सकता है। तो दैट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इट इज मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड required by a medium। अच्छा देखो, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हम पढ़ चुके, परमिटिविटी, ये स्ट्रेंथ है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड बाय मीडियम टू बी आयोनाइज, ठीक है, और ब्रेक डाउन, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। हर मीडियम के लिए अलग होता है, जैसे एयर के लिए, फॉर एयर ये होता है बच्चों 6 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। मतलब इतना वोल्ट अगर हम यहाँ पे लगा दें, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो एयर के लिए इतने की जरूरत है। अब देखो,
पर अब यहाँ समझिए बात, अगर मान लो कोई भी सरफेस है, अगर ये सरफेस है, इसके सामने हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले आए और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, एयर का मॉलिक्यूल है किसी भी मीडियम का, तो वो उस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देगा। अगर ये पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज पे जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लीकेज कर रहा है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना लीकेज, ठीक है। तो एक मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो सरफेस को चाहिए होता है, किसी मीडियम को चाहिए होता है जिससे वो ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। तो अगर यानी कि जैसे किसी सरफेस से मुझे चार्ज को लीकेज कराना है, ठीक है, ये ऐसे है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अगर इसके जितने भी शार्प पॉइंट है, अगर ये मीडियम में आएंगे तो चार्ज यहाँ से लीकेज करना शुरू करेगा, बशर्ते यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, ठीक है। ये फिनोमेना बहुत जगह काम करता है। वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम हाई वोल्टेज डेवलप करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज पैदा करता है, लगभग 5 मेगा वोल्ट तक पैदा करता है। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन ये आता है। तो जैसे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सुने होंगे आपने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट करके न्यूक्लियस से स्ट्राइक करा रहा है, तो वो अल्फा पार्टिकल को स्पीड कौन देता होगा, कोई ऐसी गन होनी चाहिए जो स्पीड दे। तो शुरुआती दौर में ये एक्सीलेटर हुआ करता था जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलेट करता था, ठीक है। अब कैसे करता था ये बताऊंगा। तो पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझना है बस, और सीबीएसई के एग्जाम से ये हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन अच्छा डिवाइस है, कंसेप्ट सही है इसका, तो बता रहा हूँ आपको। जैसे आप एक बात सोचो, हमारे घर में 220 वोल्ट है या हमारे पास 50 वोल्ट है, ठीक है, 50 वोल्ट की बैटरी है और हम चाहते हैं उससे बहुत हाई वोल्टेज पैदा करें। तो क्वेश्चन आएगा कि सर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट से उसे कनेक्ट करोगे तो उसका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। तो वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाएगा, 50 से ज़्यादा। लेकिन एक लॉजिक लगाया गया कि जैसे बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी को कनेक्ट किया गया एक कॉम्ब से, कंघी से। ऐसे सोचो, कॉम्ब मतलब कंघी तो मैंने गलत बोला, कॉम्ब है ऐसे इसमें पॉइंट निकले हुए हैं जैसे कैक्टस, ठीक है। तो सोचो इनके यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी ना, तो यहाँ की जो मीडियम होगा जैसे एयर होगी तो वो आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है, स्पार्किंग चलेगी, उसमें चार्ज आ जाएंगे उस पर और वो आयन इस बेल्ट पे जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। अगर वो बेल्ट से यहाँ से चिपके और ये बेल्ट घूमती है रोटर की मदद से, एक मोटर से घुमा रहा होता है, लेदर की बेल्ट है ये, तो ये चार्ज ऊपर जा रहा होता है। तो जैसे ही आ जाएगा ये अंदर एक स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है, कंडक्टर की तरह जिस पे चार्ज है, बाहर एक और स्फीयर है। हमने पढ़ा था पिछले 2-4 क्वेश्चन पहले कि अंदर वाला स्फीयर हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है बाहर वाले से, और अगर हम उसे कनेक्ट करते तो सारा आउटर पे चला जाता है चार्ज। तो देखो ये चार्ज इधर की तरफ जाके इस पे कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये जो चार्ज है इस पे चार्ज आना इस इनर चार्ज के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, याद करो। बाहर मतलब आउटर चार्ज के सरफेस पे चाहे इस पे जितना भी चार्ज आता रहे वो सारा बाहर जाता रहेगा, बाहर के पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता ना उसके चार्ज पे। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज एक्युमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ये डिपेंड करता है आप इस मटेरियल कैसा चूज़ किया कि कितना ज़्यादा आपको चार्ज इकट्ठा करना है। तो इसको इतना इकट्ठा कर सकते हैं कि इससे 5 मेगा वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज तक डेवलप कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर सोचो इतना हाई पॉजिटिव चार्ज है ये, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ कोई जैसे अल्फा पार्टिकल, तो उस पर फोर्स लगाएगा ना ये, तो उसको एक्सीलेट कर देगा, तो एक्सीलेटर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, एक तो कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, और दूसरा जो हमने पढ़ा था शील्डिंग, कि यहाँ का सारा चार्ज बाहर चला जाता है। क्लियर है बच्चों, इनर स्फीयर का चार्ज, इनर कंडक्टर का चार्ज इसमें कनेक्ट कर दिया हमने जिससे बाहर की सरफेस पे चला गया, तो ये चार्ज स्टोर करने के काम आया। तो ये था वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो आज बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मैंने सारी बातें आपको बताई, जितने कंसेप्ट थे। एक कंसेप्ट है जो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कैपेसिटर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और वहाँ उसके अलावा सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अब आप जिस भी बुक से चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक नेक्स्ट चैप्टर।